नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। अभ्युदय मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विकास विजन अभ्युदय मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक दूरदर्शी विकास पहल और विजन है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। यह केवल एक स्लोगन नहीं, बल्कि 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का व्यापक रोड मैप है। अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष का नया दौर है। अभ्युदय मध्य प्रदेश संस्कृति, विरासत और आधुनिक विकास पर जोर। अभ्युदय मध्य प्रदेश एक व्यापक पहल है जो राज्य के विकास, निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक गौरव को एक साथ लाती है। अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास की नई भावना है, एक ऐसा संकल्प जो प्रदेश को सांस्कृतिक विरासत से आधुनिक समृद्धि तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। इसे एक रोड मैप के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें निवेश, रोजगार, डिजिटल शासन, समावेशन और बुनियादी ढांचे पर बराबर जोर दिया गया है। अभ्युदय मध्य प्रदेश राज्य के समग्र विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया अध्याय है, जो आधुनिक अधोसंरचना और समृद्ध विरासत के संतुलन पर आधारित है। अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास और उत्सव कार्यक्रमों को संदर्भित करता है, जिसमें हाल ही में 25 दिसंबर 2025 को ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और यह नाम मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के उत्सव के लिए भी इस्तेमाल किया गया था, जो विरासत से विकास की ओर बढ़ते प्रदेश को दर्शाता है। औद्योगिक निवेश को रोजगार में बदलना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाना। 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, 725 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण और उद्योगपतियों का सम्मान हुआ। अभ्युदय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्थान को दर्शाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप विजन 2047 अगले 25 वर्षों में मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धा राज्य बनाने का संकल्प है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में प्रदेश को ऐसा मॉडल स्टेट बनाया जाए जो आर्थिक मजबूती, सामाजिक समावेशन और सुशासन का राष्ट्रीय मानक बने। तो बता दें कि अभ्युदय मध्य प्रदेश 2047 के लिए मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा है, ताकि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है और उसी रास्ते पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चल रहे हैं। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की थीम पर काम किया जा रहा है। लगातार इसी राह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अभ्युदय मध्य प्रदेश की शुरुआत की गई है। तो विकास, निवेश, रोजगार अभ्युदय मध्य प्रदेश का हिस्सा है। विरासत से विकास विजन के साथ काम किया जा रहा है। तो बता दें कि गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए लक्षित योजनाएं विजन के प्रमुख स्तंभ है। तो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच हो, इसको लेकर काम किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास हो, इसी के साथ जल, वन और वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी भूमिका हो। तो स्वच्छ ऊर्जा और क्लाइमेट को लेकर भी काम किए जा रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश जी से करूंगा। रमेश जी, अभ्युदय मध्य प्रदेश कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अभ्युदय मध्य प्रदेश जो योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है, वो मध्य प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रख करके लागू की है। यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को संसार का विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है, इसकी पूर्ति प्रत्येक राज्य की समृद्धि से और उसकी प्रगति से ही संभव है। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये जो निर्णय है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को प्रगतिशील राज्यों में, विकसित राज्यों में अग्रणी बनाने का है। तो फिर एक सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश की ये है, कुछ योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी लागू की हैं जिनका अनुसरण दूसरे प्रदेश भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए निवेश के लिए उन्होंने रीजनल समिट आयोजित की। इसके अलावा विरासत के साथ विकास का जो संकल्प मोदी जी का था, उस पर जोर दे करके
तो विरासत सहेजने के लिए कृष्ण पाथेय बनाया, परशुराम लोक बनाया, महाकाल मंदिर का विस्तार हुआ, गीता पूरे भवन भी मध्य बनाए जा रहे प्रदेश में अब गीता भवन बनाए जा रहे हैं, हैं। अभयारण्यों का विस्तार किया जा रहा है, चींटी से लेकर के। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे विरासत सहेजने का काम था, ये भी उन्होंने किया है। राम पथ गमन पर उन्होंने पैसा जारी किया है। और दो योजनाएं जो लंबे समय तक पड़ी हुई थी, एक सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना, ये लगभग 20 साल से फाइलों में थी, हर सरकार ने उस पर बातचीत की और उस पर भी मोहन यादव जी ने उसमें पहल की और इसकी प्रशंसा मोदी जी ने भी की। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये जो विकास के विविध आयाम है, इसी का कारण है कि देश में अगर 7 पीएम मित्र पार्क बनने वाले हैं, तो पहला पार्क अगर शुरू हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसकी प्रशंसा मोदी जी ने भी की, अमित शाह भी पिछले दिनों आए थे, वो भी इसकी प्रशंसा करके गए। वो जो खास तौर से अगर दो चीजों को आप देखें, जैसे सिंगरौली में उन्होंने समिट आयोजित की और ग्वालियर में समिट आयोजित की। ग्वालियर प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र रहा है, वहाँ पानी भी है, वहाँ फलोद्यान भी है, कृषि भी है, खनिज भी है, लेकिन लंबे समय तक डकैत संकट के कारण उसकी प्रगति कहीं ना कहीं पिछड़ गई। अपना मोहन यादव जी ने वहां पर जो इन्वेस्टर्स मीट सबमिट की, तो कहीं ना कहीं उससे क्षेत्र के विकास को एक गति मिलेगी। स्वाभाविक रूप से नारी के लिए फिर खासतौर से जो उन्होंने एक बगिया माँ के नाम और डेयरी में उन्होंने महिलाओं को जो अनुदान बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ एक बगिया माँ के नाम ये योजना उनकी बहुत अच्छी है। पशुपालन की, गौपालन की योजना बहुत अच्छी है। भावांतर उनकी योजना बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने की दृष्टि में मध्य प्रदेश सरकार बहुत अग्रणी है। जी बिल्कुल। देखिए रंजन जी, तमाम सारी योजनाओं को लेकर अभी जिक्र भी किया है रमेश जी ने, और इसी के साथ एयर एम्बुलेंस को लेकर अगर हम बात करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलाज उनका समय पर हो सके, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना जाए, इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी अब मध्य प्रदेश में मिल रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से यही मैंने कहा कि उनका जो जी रमेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, सवाल रंजन जी से था। जी रंजन जी। नहीं, रमेश जी ने बड़े विस्तार से बताया। जी मैं बोल रहा हूँ। जी रमेश जी ने विस्तार से बताया और मैं समझता हूँ काफी चीजों को उन्होंने कवर किया है। और एयर एम्बुलेंस का यह मामला बिल्कुल बहुत ही सही बात है कि अभी जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं हैं वो कई स्तरों पे हैं। तो अगर एयर एम्बुलेंस सुविधा है, कई बार होता है कि आप प्राइवेट प्लेयर से तो बात कर नहीं सकते हैं, कहीं बाहर जाना है, इलाज कराना है इमरजेंसी में, तो ये सुविधा वाकई लोगों ने लाभ भी उठाया इसका है। और अगर रिजनेबल प्राइस पे हमें मिलता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बाहर इलाज मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो अच्छी हो रही हैं, जैसे भोपाल में देख रहा हूँ 2 बड़े-बड़े हॉस्पिटल आ चुके हैं, एम्स आ चुका है, यहाँ पे रीजनल एम्स है, तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। फिर भी कई बार इमरजेंसी में आपको बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में जो एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी है, मुझे लगता है कि वाकई काबिल तारीफ है। और इसको जितना सहज और सरल किया जाएगा उतना ही लोगों के लिए अच्छा होगा। जी देखिए रमेश जी, महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे स्व सहायता समूह को सब्सिडी देने की बात हो या दूसरी योजनाओं को लेकर बात हो। साथ ही अगर आप महिलाओं के नाम से ज़मीन खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री कराते हैं तो उस पर भी आपको छूट दी जा रही है। तो महिलाओं को कैसे सशक्त बनाना है, इसको लेकर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार परिवार के केंद्र में महिला होती है, वो परिवार समाज के केंद्र में होता है और समाज राष्ट्र के केंद्र में होता है। महिलाएं अगर सशक्त होंगी, परिवार अगर सशक्त होगा, तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश भी सशक्त बनेगा। इसमें उन्होंने मोहन यादव जी ने 3-4 जो, जैसा कि मैंने 2 उल्लेख तो किया, एक बगिया माँ के नाम और पशुपालन में अतिरिक्त उन्होंने योजना घोषित की। इसके अलावा अभी उन्होंने कल परसों में ही अपने निवास पर जो महिला उद्यमी हैं उनकी एक बैठक बुलाई, इसमें स्व सहायता समूह भी थे, लघु उद्योग चलाने वाली महिलाएं भी थी और इन्वेस्टर्स में जो महिलाएं भागीदार हैं वो भी थी। तो कहीं ना कहीं वो जो महिलाओं के उत्थान का काम ये सरकार कर रही है, निश्चित रूप से ये खूब मतलब अच्छा काम कर रही है। वो फिर डेयरी अगर खोलने में उन्होंने महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा दी है, तो इस पशुपालन के अलावा वो जो रजिस्ट्री जो आपने कहा उसमें, वो फिर अगर खेत के अंदर वो जो बलराम तालाब योजना है उसमें अगर कोई महिला का तालाब है, महिला का खेत है, तो उसमें भी उन्होंने अतिरिक्त लाभ की, अतिरिक्त अनुदान की उन्होंने घोषणा की है। और यही अतिरिक्त अनुदान की योजना वो जो स्टार्टअप उन्होंने बनाया है
स्टार्टअप में भी महिलाओं को विशेष योजनाओं में उन्होंने शामिल किया है। तो स्वाभाविक रूप से महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, इस पर सरकार का विशेष ध्यान है। जी ठीक है रंजन जी, देखिए विरासत से विकास की थीम रही और इसी को लेकर डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक भी की गई। तमाम ऐसे जो हमारे महापुरुष रहे हैं या फिर जो राजा रहे हैं जिनका देश के प्रति बड़ा योगदान रहा है, चाहे रानी दुर्गावती के किले में बैठक करना हो या तमाम दूसरी जगहों पर बैठक करना, इस तरीके के निर्णय भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है पूरे देश में, और यहाँ का जो विरासत हमारी है, जो हेरिटेज है, बहुत ही रिच है, बहुत ही समृद्ध है। उसको सहेजते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आखिर जो हमारी एसेट है, जो हमारा धन संपत्ति है, उसको सहेजते हुए उसको आगे बढ़ाना है। तो ये वाकई काबिल तारीफ है। और देखिए, ये जो क्षेत्रीय जो चीजें हैं, जैसे हमने रानी दुर्गावती की बात की, वो तो पूरे देश की आदर्श है। तो जो एक रीजनल विशेष में हमको कन्फाइन कई बार कर देते हैं, तो उससे आगे निकलना है और सरकार उसको काम कर रही है। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम रानी दुर्गावती को जोड़ें और जो भी हमारे चाहे टांटा भील हो हमारे मालवा में, ऐसे बहुत से आदर्श पुरुष हमारे हैं, उनको लेते हुए और हमारी जो समृद्ध विरासत रही है, अभी भी है, चाहे वो किलों के रूप में हो, जो हमारे धन संपदा के रूप में हो, तो अगर उसको सहेजते हुए आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार की जो योजना है, और उससे देखिए टूरिज्म भी जुड़ा हुआ है, बड़ी अच्छी बातें हैं। कोई भी स्टेट, क्योंकि देखिए अभी जब से जीएसटी लागू हुआ है तो सरकार के पास वो आय का स्रोत कम हो गया है। उनको सेंटर पे डिपेंड करना है, जो अपने आय के सोर्स, जो टैक्स के सोर्स हैं, वो बहुत कम हो गए हैं। तो टूरिज्म उससे बहुत बड़ा एक सेक्टर है। और मध्य प्रदेश में आप टाइगर रिजर्व की बात करें, देश में सबसे ज्यादा है। विरासत की बात हमारी हो रही है, तो अगर इनको, जैसे अभी रमेश जी ने महाकाल की बात की, राम वन पथ की बात की, तो भी तुम्हारी विरासत ही है। तो उसको अच्छा करते हुए, अब देखिए मैं उज्जैन में देख रहा हूँ, उज्जैन में क्या हो रहा है। अभी रमेश जी हमसे सहमत होंगे कि 2 साल पहले तक, जब तक महाकाल लोक नहीं बना था, वहां पे जो होटल्स थे वो बंद होने के कगार पे थे। महाकाल लोक बनते ही वहां पे होटल रिवाइव हो गए हैं, वहां बिजनेस रिवाइव हो गया है, लाखों संख्या में आने लगे हैं। तो जो अगर उनके आने से जो पैसे आ रहा है, जो टूरिज्म से, उससे स्टेट की तो समृद्धि बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये सराहनीय है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। रंजन जी ने पर्यटन को लेकर देखिए अब जिक्र किया है, और पर्यटन को लेकर भी तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही है, और उसी में से हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत भी की गई है। ये निश्चित रूप से, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और रंजन जी की बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। ये जो मध्य प्रदेश का भूभाग है, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का, ये सृष्टि के, धरती के निर्माण के आरंभिक काल का विकसित है। इसलिए यहाँ प्राकृतिक विविधता यहाँ पर है, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर है, प्राणियों की विविधता यहाँ पर है। और संसार में अगर पहला डायनासोर मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला था, नर्मदा पट्टी में, मंडला में। तो मोहन यादव जी ने ये पूरी की पूरी चीजों को एक पर्यटन के रूप में विकसित करना और उसको फिर कहीं ना कहीं आध्यात्म से जोड़ना और विकास से जोड़ना, ये दोनों तीनों चीजों पर जो काम किया है, इससे 3-4 काम होंगे। एक तो कहीं ना कहीं पर्यटन बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगी, उससे रोजगार बढ़ेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो शिल्प है, जो लोकल शिल्प है, ये लोकल निर्माण है, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी मिलेगा। तो एक प्रकार से ये मध्य प्रदेश की जिसको प्रतिष्ठा वृद्धि का भी है और समृद्धि का भी है। तो स्वाभाविक रूप से ये पर्यटन केंद्रों का जो विकास उन्होंने खास तौर से किया है, और ये पर्यटन केंद्र उन्होंने दोनों तीनों प्रकार का विकास किया है। कुछ धार्मिक जो क्षेत्र रहे हैं, जैसे ओरछा का क्षेत्र रहा है, मैहर का क्षेत्र रहा है, सलकनपुर का रहा है, या जाना पाव का रहा है, ओंकारेश्वर है, उज्जैन है, इसको उन्होंने धार्मिक रूप में विकसित किया। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो पचमढ़ी को अगर आप देख लें, खजुराहो को अगर आप देख लें, तो उसको उन्होंने दूसरे पर्यटन के रूप में विकसित किया। और इसके अलावा ऐतिहासिक स्थलों को, किलों को वो अलग रूप में विकसित कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो विविधता है, उस विविधता को ही विकास में बदलने का काम मोहन यादव जी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए रंजन जी, जहां विरासत से विकास की बात कही गई, तो साथ साथ प्रशासनिक कसावट भी देखने को मिली। अगर कोई कलेक्टर अभद्रता करता है तो उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है, और जरूरत पड़ती है तो बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है।
नहीं बिल्कुल। और ये शुरुआत में ही जब आपको याद हो मोहन यादव जी ने काम अपना कार्यभार संभाला था, तो मुझे याद है घटना हुई थी, उस पर तुरंत एक्शन हुआ था और वहां से कलेक्टर हटाए गए थे कुछ। और बाद में आपको याद होगा दतिया के एयरपोर्ट पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे आईजी, डीआईजी, एसपी हटाए गए। फिर एक कटनी का इंसिडेंट हुआ था, वहां पे एसपी और एक एसपी को हटाया गया। तो एक त्वरित एक्शन से होता क्या है, एक मैसेज जाता है पूरे ब्यूरोक्रेसी में कि हमें संभल के काम करना है, हमें जन सरोकारों को देखते हुए काम करना है। तो जब भी एक्शन होता है, मतलब ऐसा नहीं एक्शन लेने के लिए एक्शन लिया जाए, लेकिन देखिए ह्यूमन भी है, हम कई बार जानबूझ से गलतियां करते हैं, कई बार बदमाशियां भी करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट है, इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी है, हर आदमी परफेक्टली काम करेगा, परफेक्ट वे में तो ऐसा होता नहीं है। तो जहां भी गड़बड़ियां हो, अगर उनको लगता है कि भोपाल से और सीएम, खासकर सीएम हमारे पर निगाह रखे हुए हैं, हमारी जो ऊपर की टीम है, हमारे जो बासेज है, पॉलिटिकल बासेज हैं या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बासेज हैं, हमारे पर निगाह रखे हुए हैं, तो एक्शन से ही पता चलता है। और अगर एक्शन एक जगह होता है, उसकी गूंज पूरे स्टेट में सुनाई पड़ती है। और फिर वही जो जनता, अल्टीमेटली उसका फायदा जनता को ही मिलता है, उनकी सुनवाई अच्छी हो जाती है। जन सुनवाई का ऑलरेडी चल रहा है, उसमें उनकी बातें पूरी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है परफेक्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा एक्शन होता रहे, तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत में ही जो एक्शन लिया गया था, बाद में भी उन्होंने कई जगह दतिया का एग्जाम्पल दिया मैंने, कटनी का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो इसमें जो कई एक्शन हुए हैं, तो उसमें उसका मैसेज अच्छा गया है ब्यूरोक्रेसी में। और कोई भी चीज तो होता परफेक्ट तो होता नहीं है, हर जगह रूम होता है इम्प्रूवमेंट करने का। तो मुझे लगता है कि सीएम उस राह पे है और आगे आने वाले समय में और हमें इस दिशा में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए रमेश जी, इस साल एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है, ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के नाम। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त भी हुआ, और जिस प्रकार उन्होंने ग्वालियर में सबमिट की है, उससे कहीं न कहीं जो डकैत प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, डकैत भले ही कम हो गए हों, लेकिन उनकी दहशत की वजह से वहां पर जो आवाजाही कम थी, विकास रुका था, वो भी बढ़ेगा। और रंजन जी की बात को एक वक्त और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये कल की ही घटना है इंदौर की। प्रदूषित जल से 5 लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोग अस्पताल में चले गए। मुख्यमंत्री जी ने इंजीनियर को एक को बर्खास्त किया है और 4-5 को उन्होंने सस्पेंड किया है। इतनी त्वरित एक्शन के इंजीनियर को बर्खास्त करना, मैं समझता हूँ ये किसी भी सरकार के लिए एक अच्छी बात है। और अन्य राज्यों को भी, अन्य विभागों को भी और अन्य मंत्रियों को भी इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। तो तुरंत वो एक्शन बराबर उसमें ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यही चीज कहीं ना कहीं प्रशासनिक, क्योंकि सरकार कोई भी हो बदलती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, वो 20-25 से 30-35-40 मिनिस्टर्स ही बदलते हैं, बाकी सिस्टम तो वही का वही रहता है। तो जो सरकार सिस्टम में कसावट करती है, वो सरकार की नीतियां और निर्णय अच्छे क्रियान्वित होते हैं। तो मोहन यादव कहीं ना कहीं प्रशासन में कसावट का जो अभियान चला रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा ये। जी बिल्कुल। और देखिए रंजन जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर क्षेत्र पर अपनी नजर रखी है, चाहे हम विकास की बात कहें, हम धर्म की बात करें, या हम शिक्षा की बात करें, या तमाम दूसरे पहलुओं की बात करें, हर एक क्षेत्र पर उनकी बराबर नजर रही है और लगातार विकास किया गया है। नहीं बिल्कुल। और उसमें मैं जो सर बोल रहे थे, उसमें मैं एक और चीज का ध्यान दिलाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा दर्शकों को आपके, कि जब ये भोपाल का 90 डिग्री वाला एक पुल बना था, फ्लाईओवर बना था, तो पूरे विश्व में बदनामी हुई थी। तो उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए यहाँ पे कुछ उसमें भी इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया था। तो जाहिर है सरकार सतर्क है उसको लेकर के। और जो दूसरी बात आपने की, जो मूल प्रश्न पे आते हुए, कि जाहिर है कि सरकार हो या समाज हो, विभिन्न आयामों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, चाहे बिजनेस हो, कला हो, संस्कृति है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रोजगार है, शिक्षा है, हेल्थ है, हर चीज को ध्यान देना पड़ेगा, तभी समाज और प्रदेश आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी टूरिज्म की बात हुई, और जो सबसे पहले जो मुझे अच्छी बात ये लगी कि मेरा ये मानना है कि इतने सालों से मैं सर से जूनियर हूँ और सर ने भी काफी सरकारों को देखा है, तो कोई भी अगर कोई भी नया सीएम आता है, तो मैं समझता हूँ कि 1 या 2 साल में उसका एक आकलन नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जो 1-2 साल बहुत कम होते हैं किसी भी सीएम के लिए। तो सबसे अच्छी बात हुई है, आते ही जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया, ओरिजिनल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत कर दी।
तो अगर आपने शुरुआत में ही उसको टैकल कर लिया, और ये कमी थी मध्य प्रदेश में, और अभी आपको याद हो कि अमित शाह जी जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी उसकी तारीफ की और कहा कि अन्य स्टेट में भी उनको कहेंगे कि इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के मेथड को अपनाया जाए। उसका फायदा क्या होता है कि जो सारी इन्वेस्टर मीट अभी तक होती थी वो इंदौर ओरिएंटेड थी। मालवा पहले समृद्ध है, वहां पे इंदौर बहुत बड़ा शहर है, तो उद्योगपति वहां पे आते थे, वहां पे देखकर चले जाते थे। तो स्टेट का जो कि 6 रीजन यहाँ पे है, महाकौशल भी है, बिंद भी है, सेंट्रल रीजन भी है, ग्वालियर चमक सर बात कर रहे थे, तो और रीजन उसमें नेग्लेक्ट हो जाते थे। ये मतलब उद्योगपति अगर जाएंगे नहीं तो आप देखेंगे क्या। तो ये जो जब एक बैलेंस्ड व्यू लिया जाता है पूरे स्टेट का, हर रीजन को उनको ले जाया जाएगा, तो हर रीजन की कई विशेषता होती है। रीवा में जैसे आपको देखेंगे सीमेंट फैक्ट्री है, महाकौशल की अलग विशेषता है, ग्वालियर की अलग विशेषता है, और दिल्ली करीब भी है। तो उद्योगपति जब हर जगह जाएगा तो उसमें एक कोई रीजन को अपने लिए चुन लेता है कि ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल है, या मजदूर अच्छे। मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब पूरा स्टेट दिखाया जाएगा उनको, तो उसमें फिर निवेश की आने की संभावना ज्यादा रहती है, और एक पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश का और बैलेंस तरीके से विकास होता है। तो मुझे लगता है कि जो रीजनल इन्वेस्टमेंट मीट है बहुत सही कदम है। और जैसे मैंने हेल्थ को लेकर कहा, हेल्थ है, टूरिज्म है, एजुकेशन है, उस पर भी धीरे धीरे सरकार ध्यान दे रही है। आगे हमने कहा कि कोई चीज परफेक्ट नहीं होता है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, और सरकार जिस तरह मुझे लगता है कर रही है। बिल्कुल। और देखिए रमेश जी, जो पलायन सबसे बड़ी समस्या थी, चाहे विंध्य की बात हो या फिर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात हो या फिर हम बुंदेलखंड की बात करें, लेकिन जब से निवेश धरातल पर उतरने लगा है, काम शुरू हो गया है, धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है, तो अब इस पर भी धीरे धीरे अंकुश लगता जा रहा है। पलायन जो समस्या बनी हुई थी, ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर चूंकि रोजगार के साधन कम थे, इंडस्ट्रियां कम थी, केवल खेती या बाजार जिसको कहते हैं विक्रेता दुकान, इसके अलावा कोई और आजीविका का साधन नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ से आप सबसे ज्यादा जो पलायन होता था वो विंध्य से होता था, बुंदेलखंड से होता था, ग्वालियर अंचल से होता था। तो स्वाभाविक रूप से जब ये स्थानीय इंडस्ट्रियां डली हैं, स्थानीय शिल्प को प्राथमिकता दी गई है, स्थानीय संस्कृति को जो प्राथमिकता दी गई है, उससे कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं और पलायन रुका हुआ है। और इसको अगर आप देखेंगे तो परिवर्तन पिछले, यद्यपि कोरोना के बाद से थोड़ा सा परिवर्तन बढ़ा था, तेज आया था, लेकिन मोहन यादव जी की सरकार ने जो स्थानीय स्तर को प्रोत्साहित करने की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं पलायन रुका है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और रमेश जी देखिए, तमाम हम जब बात कर रहे हैं तो हमने पूरे उनके जो इस साल भर के जो जिस प्रकार से तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, काम किए गए हैं, और इसी के साथ जो सादगी का एक उन्होंने उदाहरण दिया है फिजूल खर्ची से बचाने के लिए, क्योंकि शादी समारोह में लोग बहुत फिजूल खर्ची कर देते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी सम्मेलन से करा दी और कहा कि देखिए अनर्गल खर्चे से बचिए, और शादी जो है वो 2 परिवारों का मेल है, तो उसको आप सादगी और वैदिक मंत्रोच्चार और रीति रिवाज के साथ करिए। नहीं, निश्चित रूप से ये मोहन यादव जी के 2 वर्ष जिनके शासनकाल के हैं, उनकी सादगी हर जगह देखने को मिली है। वो एक बार चित्रकूट गए थे तो वो खुद ही बाजार में गए और उन्होंने खुद अपनी सब्जी खुद जाकर वो जो फल और प्रसाद जो है वो खुद जाकर के खरीदा। एक बार वो कहीं उसी बाजार में थोड़ा सा आगे टहल रहे थे, तो एक चाय की दुकान पर गए और उन्होंने खुद चाय बनाई। अभी भी वो उज्जैन के बाजार में निकल जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो सरलता और सादगी की बात थी वो यथावत है। न केवल उनकी बल्कि पूरे उनके जो परिवार में जो सादगी की बात थी वो सादगी बिल्कुल यथावत है। मोहन यादव जी एक प्रकार से अपने काम की भी पहचान बना रहे हैं, व्यक्ति की भी पहचान बना रहे हैं और मध्य प्रदेश की भी पहचान बना रहे हैं। कई चीजें हैं जो उनसे आने वाली पीढ़ी को, राजनेताओं को सीखना चाहिए। जी चलिए, अब समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, और रंजन श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अभ्युदय मध्य प्रदेश को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम सारी योजनाएं चलाई, तमाम सारे कड़े फैसले भी लिए, लेकिन बस एक लक्ष्य रहा, जनता का हित कैसे हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लक्ष्य देख रहे हैं 2047 को लेकर, उसकी पूर्ति कैसे की जा सके। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।